Dear बच्चा लोग, this is my first video on YouTube and which is based on chemosmotic hypothesis. देखिए chemosmotic hypothesis जो है ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सनलाइट है, और इसीलिए उसे हम टर्म देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि एटीपी की फॉर्मेशन, लेकिन इसका सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सनलाइट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में, उसे कहेंगे हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। देखो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। तो चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से, आराम से चीजों को देखिएगा। यहाँ पे जो पीछे की बातें हैं फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उन सबसे अलग हटते हुए मेरा जो मेन हम लोगों का आज का जो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे वो है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे पहले की चीजें या उसके बाद की चीजों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट किस पे बात करेंगे, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एटीपी के सिंथेसिस के लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले रखा आपका मेम्ब्रेन, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए। अब ये मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगी, तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना थैलेक्वाइड होता है। थैलेक्वाइड को जब हम लार्ज करेंगे ना तो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो एक फ्री स्पेस है ना इसे कहेंगे ल्यूमेन, और बाहर की तरफ क्या है, ये स्ट्रोमा। तो ये मेम्ब्रेन जो है ना थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये यहां पर इस्तेमाल होगी मेम्ब्रेन के फॉर्म में। ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है एटीपी सिंथेसिस के लिए वो है आपका प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप यहाँ पे क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा जब यहां पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो ईटीएस में ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड टू फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये हम लोग अभी समझेंगे प्रोटॉन पंप के बारे में। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट क्या है, पहले बात को समझिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन के अगर ल्यूमेन साइड में अंदर की तरफ अगर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेरिजन टू स्ट्रोमा साइड, तो ये क्या कहलाएगा कि भाई प्रोटॉन जो है उसका ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हो गया है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी जरूरत क्या है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एटीपी सिंथेस। देखिए एटीपी सिंथेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो जिसके दो कंपोनेंट हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर एटीपी के सिंथेसिस के लिए। ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई हैं, उसमें मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। अच्छा, जो मेन यहाँ पे चीज एक्सप्लेन की गई है इस कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में वो थोड़ा सा ये है कि जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ये यहाँ पर कैसे डेवलप होगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे हम लोग। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो कैसे डेवलप होगा, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि भैया ल्यूमेन में प्रोटॉन कैसे ज्यादा हैं और क्यों स्ट्रोमा में कम है। ठीक है, देखिए ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन होंगे, उसी वजह से क्या ना प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं एटीपी की सिंथेसिस के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये बाद में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन यहाँ पे अभी समझना है वो ये कि पहला जो पॉइंट है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है ल्यूमेन में, ठीक है, और स्ट्रोमा में कम हो रही है। तो पहला पॉइंट दे रखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, फोटो सिस्टम सेकेंड से एक आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना वो अटैच होता है जिसे हम कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका ल्यूमेन साइड में होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है जब आपने उसमें साइक्लिक सॉरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में जब आपने पढ़ा होगा इसमें मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का, तो आपने पढ़ा होगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कह दो उसको, ये कहाँ होता है, ये आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, कहाँ, ल्यूमेन साइड में। अब देखो यहाँ पे जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन और प्रोटॉन बनेगा। तो प्रोटॉन का जो अकोमोडेशन है वो आपका ल्यूमेन में ही हो जाएगा क्योंकि ल्यूमेन की साइड में ही क्या हो रहा है, वाटर का मतलब फोटोलिसिस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट हमारी पहली वाली जो कंडीशन है वो क्या कर रही है, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन को बढ़ा रही है। देखिए मैंने प्लस के थ्रू लिखा, इसका मतलब ल्यूमेन में
इस स्टेप के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जबकि स्ट्रोमा में इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन ऐसी क्या है जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं या बाहर कम हो रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर इन ईटीएस। देखो ये वाला स्टेप जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि हाइड्रोजन कैरियर क्या है यहाँ पर और इसका क्या रोल है, कैसे यहाँ पर ये जो है रोल प्ले कर रहा है प्रोटॉन्स के अकोमोडेशन के लिए अंदर की तरफ या प्रोटॉन्स की अमाउंट के बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो समझोगे कि सभी के सभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, एक्सेप्ट वन, क्योंकि यहाँ पे 4 to 7 सेकेंड से आपका इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, प्राइमरी एक्सेप्टर। और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट प्राइमरी एक्सेप्टर के जस्ट बाद वहां पे क्या दे रखा है आपका, प्लास्टोक्यूनोन दे रखा है। देखो ध्यान रखिएगा, प्लास्टोक्यूनोन जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर, तो इसे क्या चाहिए, इसे हाइड्रोजन चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया, कहां से, प्राइमरी एक्सेप्टर से, लेकिन अभी इसे क्या चाहिए, इसे तो प्रोटॉन भी चाहिए ना, तभी तो उसका काम बनेगा ना, हाइड्रोजन बन जाएगा इसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्लास्टोक्यूनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा प्राइमरी एक्सेप्टर से, लेकिन प्रोटॉन कहां से लेगा, प्रोटॉन लेगा ये स्ट्रोमा से। जब ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि PqH2 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इसको फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, ठीक है, आगे आपके क्या है, यहाँ पर आगे जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो हाइड्रोजन कैरियर नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि आगे साइटोक्रोम B6F के थ्रू प्लास्टोसाइनिन और फोटोसिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के लिए यहाँ पर आगे ये रास्ता तय होगा। तो यहां से जो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन कैरियर है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, लेकिन जो प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से लिया था, ये प्रोटॉन आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो कहां डाल दिया जाएगा, ल्यूमेन में डाल दिया जाएगा। अब बात को समझिएगा फिर से एक बार कि इस हाइड्रोजन कैरियर की वजह से प्रोटॉन को कहां से लिया गया था, स्ट्रोमा से, लेकिन इसको मूव कहां कराया गया बाद में, ल्यूमेन साइड में। तो इसका मतलब यह है कि इसकी प्रेजेंस की वजह से, हाइड्रोजन कैरियर की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, ल्यूमेन में जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहा है और स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर से पहले भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रोटॉन जो उसने लिया था अपने काम के लिए, उसको उसे कहीं ना कहीं रिलीज करना है। तो जो रिलीजमेंट है प्रोटॉन का वो कहाँ होता है, आपका ल्यूमेन साइड में। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है ना, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जो है वो ल्यूमेन में प्रोटॉन्स बढ़ रहा है या स्ट्रोमा में कम हो रहा है, वो चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, थर्ड जो कंडीशन दे रखी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब आपका यहां पर NADP का रिडक्शन होगा, देखिए दे रखा रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। अब एक बात सुनिए, यहां पे आपने पढ़ा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है वो फेरोडॉक्सिन और उसके बाद FNR क्या है आपका, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये आपका। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन तो उसको मिल गया, लेकिन NADPH की फॉर्मेशन के लिए प्रोटॉन भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन तो उसको यहां से मिल गया, लेकिन प्रोटॉन कहां से लेगा, ये स्ट्रोमा से लेगा। क्यों लेगा स्ट्रोमा से, क्योंकि स्ट्रोमा साइड में ही ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा मेंशन भी है वहां पर। तो स्ट्रोमा साइड में जो है वो NADP का रिडक्शन हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स का जो सोर्स है वो क्या होगा, आपका स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लिया जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेगेटिव और प्लस से दिखाया इसको। तो रिडक्शन जब होगा आपका NADP का NADPH में, तो वहां पर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होगा और ल्यूमेन में जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी यहाँ पे 3 स्टेप है, 3 प्रोसेस है, इनके थ्रू क्या हो रहा है कि ल्यूमेन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और स्ट्रोमा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो ग्रेडियंट डेवलप हो पा रहा है। अच्छा, ग्रेडियंट डेवलप जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसकी जरूरत क्या है। तो ग्रेडियंट जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हो गया, अब यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर क्या इसका पर्टिकुलर जो है वो आगे फोकस रहेगा। तो देखिए जब यहां पे अगर हम बात करेंगे एटीपी सिंथेस के बारे में, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एटीपी सिंथेस के ना 2 कंपोनेंट है, एक है CF0 और एक दे रखा आपका CF1। देखिए CF0 जो है ना ये एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। तो अभी क्या है कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो है वो सिर्फ एक जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता प्रोवाइड करा रहा है वहां पर प्रोटॉन्स के मूव कराने के लिए। प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जो आपका CF0 है ना ये सिर्फ चैनल के जैसा वर्क कर रहा है, बाकी जो मेन कैटालिटिक कंपोनेंट है आपका वो क्या है, CF1। तो जैसे ही आपका यहां पर इसके थ्रू जब प्रोटॉन आगे मूव करेगा, क्योंकि देखिए प्रोटॉन्स की
हायर कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, और प्रोटॉन जब यहाँ से मूव करेगा बाहर की तरफ तो उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा यहाँ पर इस कंपोनेंट के थ्रू, CF1 के थ्रू, किसके लिए, एटीपी के सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या, जब यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो कौन से टाइप का डिफ्यूजन होगा, पढ़ा होगा आपने, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कौन सा होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हायर कंसंट्रेशन यहाँ प्रोटॉन्स की है, यहाँ लो है, और एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है हाइड्रोजन आयन यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें आपको दिमाग में रखनी है वो जरा समझिए नीट के रेस्पेक्ट में। देखिए नीट के, देखिए एकेडमिक के रेस्पेक्ट में तो सारी चीजें ऐसे दे रखी हैं, ऐसे ही आपको करना है, लेकिन नीट के रेस्पेक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो डायग्राम में पर्टिकुलर प्रोटीन की लोकेशन कहाँ है ये अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किस साइड में है, कहाँ पे किसका क्या फंक्शन है, तो जैसे कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की लोकेशन क्या है, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन की लोकेशन क्या है, ये जो प्रोसेस हो रही है इसकी लोकेशन क्या है, फर्दर जो है दे रखा वहां पर कि CF0 क्या है, मेम्ब्रेन पे बिल्कुल, ठीक है, और जो CF1 आपका कहाँ है, वो स्टोमा साइड में प्रोट्रूड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो चीजें हैं जब आप देखते हुए चलोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही साथ अगर कोई स्टेटमेंट बन के आता है डायग्राम बेस्ड तो वहां पर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से भी आपको स्टेटमेंट मिल सकते हैं कि भैया जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है तो क्या वो ल्यूमेन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है या स्टोमा में भी है या नहीं है, तो ये सारी चीजें यहां से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट में जो चीजें हो रही हैं, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, उसके लिए जो मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेन, हाँ तो प्रोटॉन पंप यहाँ पे कौन है, देखते हैं जो हम लोगों ने बात की थी ना प्लास्टोक्विनोन, ये बेटा यहाँ पे प्रोटॉन पंप है जो क्या कर रहा है, स्टोमा साइड से प्रोटॉन को जो है वो कहीं ना कहीं ल्यूमेन साइड में ट्रांसफर कराने में हेल्प कर रहा है। तो बाकी चीजें जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, हालांकि हमारा मेन जो फोकस है वो किस पे है कि कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कैसे होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसका पूरा कोरिलेशन है जहां से लिंक करके क्वेश्चन आपका नीट में बन सकता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़ोगे तो उस वहां पर भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, आपके जहन में दिमाग में होनी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने पढ़ा होगा अभी तक इस तरह से, तो ये क्या होता है वहां पर मैट्रिक्स हो गया, ये क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, तो अभी देखिए यहां पर अकोमोडेशन जो है वो प्रोटॉन से कहां हो रहा है, ल्यूमेन में हो रहा है। ठीक है, थैलेकॉइड के, तो ल्यूमेन के बिल्कुल पैरेलल यहां पे क्या चीज है, यहां पर क्या है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अगर हम बात करें स्ट्रोमा साइड की तरफ तो वहां पर वो चीज क्या है, वो मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा ये लिंक जो है वो आपका बन के आ रहा है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एटीपी के सिंथेसिस का जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो दोनों में कॉमन है, बस थोड़ा सा जो कंपोनेंट्स है वो वहां पे डिफर कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली कंडीशन है ना वो तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी वहां पर जब आप उस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। फिलहाल अभी हम लोग फोकस जो है कर रहे थे सिर्फ किस पे, जो आपका कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे हो रही है। तो अभी आपने इसको समझना है अच्छे से, जो इसके डायग्राम बना हुआ डायग्राम को अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा जो थ्योरी है उसको पढ़ने के साथ साथ जो चीजें आपके दिमाग में नई क्रिएट होंगी वो भी लेके चलनी साथ साथ। जैसे मान लीजिए एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी आपको कि अगर प्रोटॉन्स के अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे ज्यादा है, नो डाउट स्टोमा साइड में जो है वो कम है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू कहां ज्यादा है, पीएच वैल्यू सिंपल सी बात है हायर रहेगी कहां, स्टोमा साइड में, और लो कहां रहेगी, ल्यूमन साइड में। इसका मतलब यहां पर अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, ल्यूमन में, और कम कहां है, स्टोमा साइड में। तो देखो इसी तरह से आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से तभी क्लियर हो पाएगा आपका जब आपने इससे पहले का फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जो चीजें उनको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बाद के जो टॉपिक हैं उनमें हम लोग इस तरह से ही चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लिंकिंग बहुत जरूरी है। मतलब जैसे अगर आप नीट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो हर एक चैप्टर का कहीं ना कहीं लिंक है आपकी प्रीवियस चैप्टर से, तो वो लिंकिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अच्छे से कंसेप्ट को ना क्लियर करें, बाकी क्वेश्चंस को भी आप साथ ही साथ डिराइव करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ओके।